हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। जल्दी से जुड़ जाइए। रचना, ब्रिजभान, कोमल, निधि, घनश्याम, हरीश, गुंजा, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए एक बार जल्दी से जुड़कर बताइए कि आवाज आप तक आ रही ठीक ठाक। आप चाय पानी कर लिए? जी हाँ, चाय पानी कर लिए। आप लोग भी चाय पानी कर लिए होंगे। चलिए तो शुरू किया जाए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एनवायरमेंट में हमारा तीसरा लेक्चर है ये, और एनवायरमेंट के आज जो टॉपिक्स हैं हम लोग कवर करेंगे, उनकी बातचीत कर लेते हैं। आज के जो टॉपिक हैं इसमें आप देखिए, एक अनुक्रमण की अवधारणा है, इंपॉर्टेंट है। अनुक्रमण, सक्सेशन। अनुक्रमण की अवधारणा है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम लोग देखेंगे। उसके अलावा पारितंत्र, पारितंत्र की विशेषताएं, पारितंत्र की विशेषताएं, पोषण स्तर की संकल्पना। पोषण स्तर क्या है? पोषण स्तर की संकल्पना क्या है? खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, इन सब की संकल्पनाओं को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी पोषण स्तर की बात करेंगे। ये पारितंत्र की विशेषता, जिसमें आप एक टॉपिक है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। पारितंत्र के प्रकार, ये नॉट टाइप, फंक्शंस, कार्य या प्रकार के बोलते हैं उसको। तो उसमें विशेषता, पोषण स्तर की संकल्पना, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पिरामिड की संकल्पना, ये सारे टॉपिक आएंगे। तो वहां से इसको डिस्कस करेंगे जितना होगा। उससे पहले अनुक्रमण की बात करेंगे। किसकी बात? सक्सेशन की बात करेंगे। और इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे उसकी कुछ बातचीत देखिए। इससे जो पहले के जो टॉपिक जो क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो इसको टॉपिक जो कवर करने वाले हैं इसको आपको बता ही दिया। आपको फिर से एक बार इसको बता दें कि क्या क्या कवर करेंगे। इसमें अनुक्रमण की बातचीत करेंगे हम लोग। इसमें पोषण स्तर की बात करेंगे या पारितंत्र की विशेषता, पारितंत्र की विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है ना। पोषण स्तर, ये सब इसी के अंतर्गत आगे देखेंगे। पोषण स्तर, छोटे छोटे पोषण स्तर क्या होता है, खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य जाल क्या है, इन सब की बातचीत करेंगे हम लोग। इन सब की बातचीत हम लोग करेंगे। जो प्रीवियस टॉपिक है, प्रीवियस लेक्चर में कई सारी चीजों की बातचीत हम लोगों ने की थी। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें कई सारी चीजों की बातचीत की थी। उसमें जाते जाते जो हम लोग चर्चा कर रहे थे वो जैविक अंतर संबंधों की बातचीत हम लोग कर रहे थे, है ना, याद है। तो जैविक अंतर संबंध, इससे पहले हम लोगों ने उसमें अनुकूलन की भी बात की थी। बहुत सारे टॉपिक थे इसमें। प्रीवियस लेक्चर में अनुकूलन आपने पढ़ा था, अनुकूलन अवधारणा, पर्यावास, पर्यावास निकेत, ये सब पढ़ चुके हैं आप। पर्यावास, निकेत, अनुकूलन, है ना, जैविक अंतर संबंध। लास्ट इसमें यही था, जैविक अंतर संबंध, जैविक अंतर संबंध। और इसमें इसके अंतर्गत आपने कई सारे पॉइंट्स देखे थे। जैविक अंतर संबंध में दो घटकों का जो आपसी अंतर संबंध होता है, हाँ, जो नहीं हुआ था उसको बता रहे हैं। हाँ, उदासीनता रह गया था, एकदम बता रहे हैं, बिना कुछ बताए आगे नहीं बढ़ेंगे। छूटने जैसा कुछ नहीं है, बस ध्यान दीजिए। यही चर्चा करने जा रहे हैं कि जैविक अंतर संबंध कल लास्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बायोटिक इंटरेक्शन, कि दो घटकों
दो घटकों या दो ग्रुप या दो घटकों का जब आपसी अंतर संबंध होता है, एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया होती है, तो उसमें किस प्रकार का संबंध है? क्या दोनों का लाभ है, क्या दोनों की हानि है, क्या एक का लाभ है एक की हानि है, या दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? इन सब की बातचीत हम लोगों ने किया था। इसमें देखिए आपको बताए थे कई सारी चीजें, जिसमें आपको सहजीविता बताए थे, कई प्रकार के संबंध थे, सहजीविता बताए थे इसमें आपको सहजीविता के अलावा सहभोजिता बताए थे, याद होगा, सहभोजिता बताए थे। इसी में एक सहभोजिता के साथ साथ असहभोजिता भी था, आपको ध्यान होगा। सहभोजिता, असहभोजिता भी आपको था। एक कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, इसको अंग्रेजी में अमेंसलिज्म कहा था। इसके अलावा बातचीत हम लोगों ने किया था आगे जो परजीविता है, परजीविता, परजीविता में बताया था एक घटक को लाभ एक को हानि, ठीक है। सकारात्मक संबंधों में एक ये सकारात्मक था सहजीविता, और एक सहभोजिता, ये दोनों सकारात्मक संबंध थे। सहभोजिता सकारात्मक था, असहभोजिता ये दोनों सकारात्मक थे। सहभोजिता में दोनों घटकों का लाभ बताया था, इसमें सहभोजिता में, सहजीविता में दोनों घटकों का लाभ बताया था। सहभोजिता में बताया था एक घटक का लाभ होगा, दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह भी सकारात्मक। इसके अलावा जितने हैं सब नकारात्मक। असहभोजिता में बताया था कि एक को नुकसान होगा, दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो असहभोजिता था, नकारात्मक है। परजीविता में एक को फायदा दूसरे को नुकसान, ये भी क्या है, नकारात्मक है, याद है। एक परभक्षण आपको बताया था, यह भी नकारात्मक है, परभक्षण, प्रेडेशन, जैसे शेर और हिरन, शेर द्वारा हिरन का शिकार, शेर क्या उसका लाभ है, उसका भोजन है कौन, हिरन या अन्य जीव, तो जो भोजन है परभक्षण यानी दूसरे का शिकार कर रहा है कौन, जो शिकारी है वो दूसरे का शिकार कर रहा है, तो शिकारी को तो लाभ है जैसे शेर को, लेकिन बाकी जो दूसरे जीव हैं उनके जीवन पर ही संकट उत्पन्न हो जा रहा है ना, क्योंकि उसी को खाकर भोजन कर रहा है अपना वो। क्लियर? तो ये परभक्षण प्रेडेशन बताया था, याद हो रहा आपको, याद आ रहा होगा आप लोगों को। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा बताया था एक, प्रतिस्पर्धा ये भी नकारात्मक है, इसमें दोनों का नुकसान। प्रतिस्पर्धा में ए और बी दोनों घटकों का नुकसान, ए और बी प्रतिस्पर्धा में क्या है, दोनों, इनका भी नुकसान इसका भी नुकसान, दोनों का नुकसान। प्रतिस्पर्धा ज्यादातर तब होती है जब संसाधन कम होते हैं, जैसे देखिए आप कंपटीशन कहते हैं ना, गला काट प्रतिस्पर्धा, ठीक है, गला काट प्रतिस्पर्धा, ठीक। तो जब संसाधन में कमी होती है तब प्रतिस्पर्धा होगी, उसमें दोनों का नुकसान है। जैसे मान लीजिए शिकार एक, कोई एक हिरन हो, चार शेर आपस में भिड़ जाएं उसके लिए, तो पता लगा आपस में ही युद्ध कर लिए, तो उन दोनों का ही आपस में नुकसान हो गया, ठीक है ना। प्रतिस्पर्धा में संसाधन कम जब होता है, तब संसाधन कम होता है, उपभोक्ता ज्यादा, तब प्रतिस्पर्धा की स्थिति और खतरनाक होती है। यह नकारात्मक संबंध माना जाता है पर्यावरण में, दोनों पर नकारात्मक प्रभाव, ये दोनों पर नकारात्मक, इसका आपको उदाहरण बता रहे हैं। और एक बताया था जिसको, जो एक प्रकार से जो पूरी तरह से तटस्थ हैं, है ना, उदासीनता, न्यूट्रलिज्म एक बताया था, हालांकि ये संबंध बहुत जरूरी नहीं है। उदासीनता एक आपको क्या बताया था, उदासीनता एक आपको, उदासीनता यहां दिखाई दे रहा, उदासीनता, उदासीनता, न्यूट्रलिज्म का मतलब वास्तव में ये कोई संबंध वैसा नहीं है, क्योंकि संबंध तब बनता है ना जब दोनों आपस में कम से कम दोनों का संबंध बनता है, इंटरेक्शन होता है। उदासीनता का मतलब एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ऐसा है कि जिसमें कोई, दोनों तटस्थ हैं, दोनों का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, उदासीन है। जैसे कई बार आप एक घर में दो लोग रहते हैं लेकिन एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है ना, तो उदासीनता एक प्रकार का क्या है, उदासीनता का संबंध है, ठीक है ना, वो भी एक नकारात्मक संबंध है। तो ये अलग से बता दिए आपको। मुख्य जितने हैं उसमें सहजीविता जो सबसे महत्वपूर्ण है, सहजीविता देखिए, सहभोजिता खूब आता है, परजीविता, परभक्षण, प्रतिस्पर्धा, लेकिन जितने संबंध थे मैंने सब आपको बता दिए। यहां तक क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, ये जैविक अंतर संबंध जो आप देख रहे हैं इसमें ये लास्ट टॉपिक क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग अनुक्रमण की तरफ चलेंगे। तो एक बार जल्दी से बताएं कि ये बात समझ में आ गई,
ये रिकैप है, पीछे वाला जो टॉपिक पढ़ा था लास्ट में उसमें यही पढ़ रहे थे ये बातें। आगे बढ़ा जाए, तुरंत रिप्लाई तुरंत किया करिए ताकि समय बच जाए, है ना। मैक्सिमम समय जितना है उसका यूटिलाइजेशन हो, समय का सदुपयोग हो पाए, ये बहुत आवश्यक। आगे चले हम, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, आगे देखिए चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे का जो टॉपिक है हमारा आज का सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो टॉपिक है अनुक्रमण का। ध्यान से देखिएगा, अनुक्रमण, सक्सेशन बोलते हैं, सक्सेशन, अनुक्रमण, सक्सेशन। अनुक्रमण का अर्थ क्या है, अनुक्रमण कितने प्रकार का है, इनसे जुड़ा क्या और चीजें महत्वपूर्ण हैं, इनके टाइप्स क्या हैं, जहां से प्रश्न पूछा जाता है इसको एक एक करके देखिए और फिर हम लोग आगे तब बढ़ेंगे। देखिए अनुक्रमण का मतलब क्या है समझिए। उदासीनता का मतलब काजल, उदासीनता वास्तव में कोई संबंध नहीं है देखा जाए, है ना। आई बात समझ। उदासीनता वैसे कोई संबंध नहीं है क्योंकि उसमें इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी एक प्रकार का संबंध है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा कि किसी घर में दो लोग हैं लेकिन दोनों का कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। कुछ जीव हैं जो उनका आपस में कोई संबंध, अंतर संबंध नहीं। अरे भाई कहते ना संबंध, कई बार घर में एक दूसरे से कह रहे घर में है लेकिन कोई पता नहीं, एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन ना होना, वो दोनों उदासीन है। वो इसलिए नकारात्मक है, वो इसलिए नकारात्मक है क्योंकि कोई भी जो पारितंत्र है वो प्रोडक्टिविटी उसमें तब होगी, किसी भी पारितंत्र में कह लो उत्पादक तब होगा, अच्छाई कह लो उसमें तब होगी जब कम से कम इंटरेक्शन हो तो सही। तो अगर इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा है तब तो उत्पादकता यानी वो धीरे धीरे मृत हो जाएगा वो तंत्र। इसीलिए उदासीनता भी एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का नकारात्मक संबंध है। आई बात समझ, इतनी बात क्लियर है। प्रदीप उदासीनता समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं सर रिकैप भी लिखना है नोट्स में। अरे भाई रिकैप आपको, यार रिकैप आपको सुविधा के लिए होता है, हर चीज लिखने। रिकैप आप नोट्स में क्यों लिखेंगे भाई, आपको तो ओवरऑल पढ़ना है। ये रिकैप इसलिए यहां है कि सुविधा एक है कि पीछे क्या पढ़ा था आप कनेक्ट हो जाए, है ना, पीछे से कनेक्टिविटी बन जाए, आगे चलने से पहले पीछे क्या था कम से कम उससे कनेक्ट हो जाए। इसीलिए रिकैप। आप कोई सीरियल वगैरह देखते हैं, सीरियल वगैरह देखते हैं तो क्या होता है उसमें पीछे एक नए एपिसोड से पहले पुराना एपिसोड दिखाता है उसमें कि हाँ कहां से कहां तक, फिर उसके बाद आगे जोड़ता है। या कोई वेब सीरीज वगैरह आप देखते हैं तो पहले नई आती है, कोई नया अगर नया पार्ट आता है तो पुराने को पहले दिखाकर फिर वहीं से आगे बढ़ाता है ताकि आप पीछे की कहानी समझ जाए। तो आपको नोट्स में इसको ऐड करने की क्या जरूरत। चलो खैर, तो अब अनुक्रमण में क्या होता है, सक्सेशन जैसे अंग्रेजी का शब्द ध्यान से देखिए। तो जैसे क्या होता है किसी क्षेत्र विशेष में या किसी क्षेत्र में कोई एक जो जनरेशन है, पीढ़ी, अगली पीढ़ी द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए। किसी क्षेत्र विशेष में जब एक समुदाय दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है ना, प्रतिस्थापित रिप्लेस कर दिया जाता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अनुक्रमण। ठीक है, क्या मैंने कहा, किसी क्षेत्र विशेष में, यह परिभाषा की बात है, डेफिनेशन की बात है, किसी क्षेत्र विशेष में किसी क्षेत्र विशेष में जब आगामी पीढ़ी, जनरेशन, आगामी पीढ़ी जो जनरेशन है, कमिंग जनरेशन, आगामी पीढ़ी अपने से पिछली पीढ़ी को प्रतिस्थापित कर देती है। ठीक है, रिप्लेस कर देती है तो इसे अनुक्रमण कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, अनुक्रमण कहा जाता है।
आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी को क्या हटा, जैसे आप सक्सेसर सुने होंगे, आप उत्तराधिकारी सुने हो कि नहीं, जैसे उत्तराधिकारी सुने हो कि नहीं, उदाहरण के लिए जैसे उत्तराधिकारी, उदाहरण के लिए जैसे क्या है, एक सिंपल अगर सामान्य शब्दों में, अगर सामान्य शब्दों की बात करें, सामान्य शब्दों में उत्तराधिकार, उत्तराधिकार से जुड़ा हुआ, उत्तराधिकार है ना, सामान्य शब्दों में जैसे उत्तराधिकार, उत्तराधिकारी क्या करता है, एक अगली पीढ़ी जो है उत्तराधिकारी वाला, क्या उत्तराधिकारी का मतलब ही क्या, पिछली पीढ़ी को रिप्लेस कर देना। तो यहां ये समुदायों की बात हो रही है। अब अगर आप देखेंगे तो ये क्या होता है, ये कितने प्रकार का अनुक्रमण जो है, अब 2 प्रकार का होता है, एक एक करके देखिए, अनुक्रमण 2 प्रकार का होता है। अनुक्रमण दो प्रकार का होता है। अनुक्रमण 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा उसको आपको बता दें। एक होता है प्राथमिक अनुक्रमण, एक होता है द्वितीयक अनुक्रमण। ध्यान देना, एक होता है प्राइमरी और एक होता है द्वितीयक अनुक्रमण, है ना। प्राइमरी और सेकेंडरी 2 प्रकार का, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। दो प्रकार का होता है। प्राथमिक अनुक्रमण में क्या होता है, प्राथमिक अनुक्रमण होता है कि जब किसी एक नई जगह, बहुत ध्यान से समझना, हाँ प्राइमरी सेकेंडरी सैलजा एकदम सही, प्राइमरी तरन्नुम एकदम सही, एकदम सही बात। देखो अब इसमें क्या होता है ना कि ये प्राथमिक मतलब क्या होता है, नए स्थान से शुरू होना, किसी नवीन स्थान से, किसी नवीन चट्टान से, यानी नए सिरे से इसमें होगा, इसमें नए सिरे से अनुक्रमण। ठीक है, जब किसी, ठीक है ना, जब किसी, या इसी को आप यहां लिख लें, पीछे की तरफ लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो लिखते हैं प्राथमिक अनुक्रमण को अलग से यहां देखिए। प्राथमिक जो अनुक्रमण है, जब इसमें नए सिरे से अनुक्रमण होता है, क्या होता है प्राथमिक अनुक्रमण में, मैंने क्या बताया, जब अनुक्रमण किसी नवीन भूमि से प्रारंभ हो, नवीन भूमि से प्रारंभ हो, यानी पहले से कुछ ना हो, पहले से कुछ ना हो, पहले से क्या है, कुछ ना हो। एक आइए फिगर आपको देखेंगे, बताएंगे, दिखाएंगे, आपको समझ में आएगा। जैसे यहां अगर आप इसको ध्यान से थोड़ा सा देखिए, जैसे देखिए एक प्रकार का स्टेजेस ऑफ प्राइमरी सक्सेशन, प्राथमिक अनुक्रमण के जो चरण है, ये प्राथमिक अनुक्रमण के चरण, ये क्या है, प्राथमिक अनुक्रमण के चरण। प्राथमिक अनुक्रमण के चरण है ये, देख इसमें देखिए एक्सपोज्ड जो रॉक है, ये नग्न भूमि है। ये क्या है जो आप देखिए नग्न भूमि, ये क्या है, नग्न भूमि या नग्न चट्टान है। ये क्या है जो आप देख रहे हैं, ये नग्न चट्टान, बेयर्ड रॉक, एक नग्न चट्टान। ये नग्न चट्टान नई भूमि है जहां पहले से कुछ ना हो। जैसे मान लीजिए कहीं कोई नया डेल्टा बना हो, नया कोई डेल्टा नदी ले जाकर अवसाद गिराकर सागर के मुहाने पर, नदियों का जो मुहाना है सागर के तट पर, है ना, नदियां जहां सागर में गिरती हैं वो नदियों का मुहाना होता है। तो वहां जैसे डेल्टा जब बनता है तो डेल्टा एक नई भूमि है, धीरे धीरे उस पर वनस्पतियां उत्पन्न होती। मान लीजिए कहीं कोई मैग्मा या बेसाल्ट जिसको कहते हैं, मैग्मा का कहीं कोई निष्कासन हुआ, जैसे दक्कन पठार रहा होगा, तो जैसे मैग्मा पूरा बाहर निकलकर पूरा फैल गया, वो एक नई चट्टान है। फिर धीरे धीरे वहां वनस्पतियों का विकास होना, मतलब किसी नई भूमि से, नग्न चट्टान मतलब नई भूमि, पहले से कुछ न हो, चाहे नया डेल्टा हो, मैंने कहा, चाहे नया कोई पठारी क्षेत्र हो, लावा पठार हो, कुछ और भी, कुछ भी हो।
तो जब वहां नई चट्टान पर धीरे धीरे वहां से क्या है, वहां से विकास प्रारंभ हो रहा है, तो सबसे पहले जैसे आप यहां देख रहे हैं ना लाइकेन, यानी यहां के बाद ये जो आप देख रहे हैं इसमें सबसे पहले क्या है, ये लाइकेन और मॉसेस, ये लाइकेन, ये क्या है, लाइकेन, लाइकेन और मॉसेस, ये सब क्या है, लाइकेन, मॉस, ये क्या है, ये लाइकेन जैसे काई की तरह समझ रहे हो। लाइकेन बताया था ना पहले भी, लाइकेन फंगस और एल्गी दोनों का मिक्सचर समझ लो। लाइकेन जो है वो काई की तरह, फंगस और एल्गी, कवक और शैवाल दोनों का मिक्सचर समझ लो। तो वो सबसे पहले लाइकेन, उससे थोड़ा सा विकसित मॉस, ये उत्पन्न होता है। और ये जो उत्पन्न होता है समझना, ये लाइकेन और मॉस ये उत्पन्न होता है ना। अब ये जो आपका लाइकेन मॉस है, यही क्या कहलाता है, ध्यान देना, ये लाइकेन मॉस जो है इसको कहते हैं पायनियर कम्युनिटी। ध्यान देना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्राथमिक समुदाय, क्योंकि सबसे पहले यही उत्पन्न होता है। इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक समुदाय, पायनियर कम्युनिटी। पायनियर कम्युनिटी, इसको प्राथमिक समुदाय, इसको क्या सबसे पहले ही होगा प्राथमिक समुदाय, ठीक है ना, प्राथमिक समुदाय। उसके बाद फिर जो है एनुअल जो है, जो घासें हैं, वार्षिक घासें यानी घास। इसके बाद क्या है, जिसको हर्ब्स कहते हैं, है ना, हर्ब्स कहते हैं, घास कहते हैं। ध्यान देना, ये जो घासें हैं, घासों में जैसे क्या है, जो एनुअल यानी पूरा का पूरा, ये पेरिनियल है, एनुअल है। ये पेरिनियल मतलब वर्ष भर रहेगा, ये कुछ समय के लिए है। तो इसमें आप एक में भी, आप इसको दोनों को एक में भी आप लिख सकते हैं, क्या, लाइकेन के बाद जैसे ग्रास या घासें, ठीक है ना, ग्रासेस, घासें, ठीक है ना, घासें। घासों के बाद आगे आप आएंगे, घासों में जैसे कुछ समय वाली जो वर्ष भर नहीं रहती हैं, कुछ समय के लिए, और जो हमेशा के लिए रहती हैं, वो दोनों अलग अलग। लेकिन आप इसको कैसे घास कह सकते हैं, यहां आप इसको घास कह सकते हैं, हर्ब्स इसी को कहते हैं, हर्ब्स। आगे बढ़ोगे, झाड़ियां, श्रब्स या झाड़ियां जिसको कहते हैं, झाड़ियां, श्रब्स या झाड़ियां, श्रब्स इसी को आप कहेंगे। हर्ब के बाद ये ग्रासेस जो है ना, इसी को हर्ब्स भी कहते हैं, हर्ब्स। ये जो घासें हैं, इनके बाद श्रब्स या झाड़ियां, झाड़ियां एक एक करके आपको बताएंगे, श्रब्स या झाड़ियां, यहां आप देख पा रहे होंगे। इन झाड़ियों के बाद फिर आप देखिए, तो यहां आप जो देख रहे हैं, झाड़ियों के बाद ये जो मुलायम लकड़ी है ना, जो ये सॉफ्ट वुड है, यानी सॉफ्ट वुड या सॉफ्ट वुड ट्री, सॉफ्ट वुड ट्री जो है, और लास्ट में जो हार्ड वुड है या सबसे ज्यादा विकसित हार्ड वुड ट्री, सबसे विकसित, ये हार्डवुड ट्री क्या है, सर्वाधिक विकसित, सर्वाधिक विकसित समुदाय यही है, सर्वाधिक विकसित समुदाय, सर्वाधिक विकसित समुदाय। दिखाई दे रहा कि नहीं, सर्वाधिक विकसित समुदाय। इसी को क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, और ध्यान दीजिएगा, इसी को क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्लाइमेक्स कम्युनिटी, चरम समुदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, चरम समुदाय। ये चरम समुदाय का उदाहरण है जो सबसे विकसित। तो ये क्रमबद्ध तरीके से आप देखिए इस प्रकार से हो रहा, ठीक है ना। एक वर्षी बहुवर्षी में अंतर यह है कि जैसे ये कुछ समय के लिए है और ये क्या है, कंटिन्यू, ये थोड़ा ज्यादा विकसित हो जाएंगे, लेकिन है दोनों घासें हैं। ये दोनों क्या है, घासें। ये दोनों एनुअल और पेरिनियल, ये क्या है, दोनों घासें हैं। एक में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझिए क्या मैंने बताया कि जैसे प्राथमिक अनुकरण में जितनी बातें हैं, लास्ट क्लाइमेक्स वाला, पहले एक एक करके फिर से समझ लो, एक एक करके समझ लो। अनुक्रमण क्या हो गया, समझ में आया कि एक पीढ़ी दूसरे को रिप्लेस कर देती है एक किसी क्षेत्र विशेष में। अब उसमें दो प्रकार से हो गया अनुक्रमण, एक प्राथमिक अनुक्रमण और एक द्वितीयक अनुक्रमण। समझना, प्राथमिक वाले अनुक्रमण में क्या हुआ भाई, प्राथमिक अनुक्रमण में क्या हुआ उसको ध्यान से समझिएगा। उसमें क्या हुआ कि जहां नई चट्टान है, पहले से कुछ नहीं था, नई चट्टान, वहां से वनस्पतियों का विकास या समुदायों का विकास प्रारंभ हुआ। तो नग्न चट्टान में सबसे पहले जो होता है वो लाइकेन और मॉस का विकास होता है। एक काई की तरह, मैंने कहा ना, लाइकेन में एल्गी फंगस दोनों होते हैं।
एकदम, इसको प्राथमिक समुदाय या पायनियर कम्युनिटी कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद घासों का विकास होगा, घासों का विकास, ठीक है, घास हर्ब्स जो मुलायम एकदम होती हैं, जानते हैं। उसके बाद क्या है, झाड़ियों का विकास है, श्रब्स का विकास या झाड़ियों का विकास, श्रब्स, ठीक। फिर उसके बाद मध्यम ऊंचाई वाले, ये मध्यम सॉफ्ट वुड ट्री जो है वो मध्यम ऊंचाई वाले हैं। सॉफ्ट वुड ट्री जो है, सॉफ्ट वुड ट्री, इसको आप लिख सकते हैं मध्यम ऊंचाई वाले वृक्ष। और उसके बाद सबसे ज्यादा जो हार्ड वुड यानी कठोर लकड़ी, और सबसे ज्यादा विकसित, सबसे बड़े बड़े विकसित, यानी किसी क्षेत्र विशेष में मैक्सिमम विकास वनस्पतियों का यहां तक हो सकता है। समुदायों का जो मैक्सिमम विकास है वो अंतिम ये चरण जो आप देख रहे हैं, जिसको हमने क्या कहा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, चरम समुदाय का उदाहरण है। ऐसे कई सारे प्रश्न आए हैं, है ना। तो अनुक्रमण क्या है, उसकी परिभाषा से प्रश्न है। प्राथमिक अनुक्रमण में जैसे मैंने बताया कि अभी आप देखिए उदाहरण से देकर पूछा जाता है कि पायनियर, निम्नलिखित में से कौन पायनियर कम्युनिटी का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद चरम समुदाय किससे संबंधित है, वहां देख लीजिए। इतनी बातें क्लियर हो गई। ये आपका प्राइमरी सक्सेशन का उदाहरण, ठीक है ना। इतनी बातें हो गई। रिप्लाई करते रहिएगा, जब बातचीत हो जाए उसके बाद आप आगे रिप्लाई करेंगे, फिर बढ़ेंगे हम आगे। अब देखिए, तो अनुक्रमण में प्राथमिक हो गया। अब अगर मान लीजिए जैसे एक होता है द्वितीयक अनुक्रमण, तो द्वितीयक, ये तो प्राथमिक अनुक्रमण हो गया, समझिएगा, ये प्राथमिक अनुक्रमण है। द्वितीयक अनुक्रमण क्या होगा, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, बात करते रहिएगा। ये प्राथमिक का उदाहरण है, ये प्राथमिक का उदाहरण है, आपको ये फोटो द्वारा समझा दिया गया। अब इसमें द्वितीयक अनुक्रमण की बातचीत हम लोग करेंगे। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है, इसको समझिएगा। एक बात और महत्वपूर्ण है, उसको भी समझ लीजिएगा। क्या, जो प्रश्न आता है कहीं से, जैसे इसमें क्या होता है समझना, इसमें जैसे दो समुदायों के बीच की जो अवस्था है ना, दो समुदायों की जो बीच की अवस्था है, दो समुदायों के बीच की अवस्था, चाहे इसकी बात करें इसके इसके बीच, चाहे इसके इसके बीच करें, जो भी चाहे इसके इसके बीच करें, जो दो समुदायों के बीच की अवस्था है उसको बोलते हैं, दो समुदायों के बीच की जो अवस्था है उसको बोलते हैं सेरे। अंग्रेजी में आप देखिए सेरे, सीयर भी कहते हैं, CERE, सेरे। ये है क्या, समझिएगा। जैसे एक समुदाय दूसरे में जब परिवर्तित या दूसरे द्वारा रिप्लेस होता है, यानी घासों से जब झाड़ियों का विकास हुआ होगा, हां, तो घासों से जब झाड़ियों का विकास हुआ होगा तो रातों रात तो नहीं हुआ होगा, इसके पीछे एक चरण होगा। घासों से झाड़ियों का विकास हो, चाहे झाड़ियों से, मैंने कहा ये सॉफ्ट जो वुड है, लकड़ी है, इनका विकास हो मध्यम ऊंचाई वाले, चाहे यहां से यहां, ये क्या है, ये जो बीच की अवस्था है, यानी दो समुदायों के बीच के विकास को शेयर या सीरे का, शेयर कहा जाता है। दो समुदायों के बीच के विकास को, यहां तो आपने ये देख लिया पूरा का पूरा, है ना, ये हो गया, यह चरणबद्ध प्रक्रिया है, ठीक है ना, यह, ठीक है, यह जो से आपको पहले बता दिया, यह ठीक, यह चरणबद्ध प्रक्रिया है, चरणबद्ध प्रक्रिया है, चरणबद्ध प्रक्रिया है। कई चरणों में संपन्न होती, ठीक है ना। बताया पहला चरण, इसमें आपको बताया था, इसमें पहला चरण जो होता है, अभी पीछे आपको बता दिया, पहला समुदाय इसमें जो है, तब जो बेसिक बातें, पहला समुदाय क्या है इसमें बताया था, लाइकेन और मॉस। इसी को क्या कह दिया था, इसी को पायनियर कम्युनिटी, प्राथमिक समुदाय कह दिया था। पायनियर कम्युनिटी कह दिया था इसको। और जो अंतिम समुदाय, ठीक है, अंतिम समुदाय जो था वो सर्वाधिक विकसित, ठीक है, सर्वाधिक जो विकसित वृक्ष हैं,
हार्डवुड, हार्डवुड इसको क्या बोलते हैं? इसको आपने देखा चरम समुदाय का उदाहरण कहते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी की बात करते हैं इसको, ठीक। और इसमें मैंने क्या कहा कि दो, एक होता है, एक नोट करके कि शेरे क्या है या शेयर, इससे प्रश्न पूछा जाता है, शेरे या शेयर क्या है। तो दो समुदायों के बीच के विकास का चरण, दो समुदायों समझना, दो समुदायों के जो बीच का, मैंने आपको पीछे भी दिखाया, दो समुदायों के बीच के विकास की अवस्था कह सकते हैं, कि विकास की अवस्था, दो समुदायों के बीच के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं? सीयर या शेरे कहते हैं। तो यह प्राथमिक अनुक्रमण से जुड़ा हुआ है। सारी बातें समझ में आ गई? एक एक करके सब आपने नोट भी कर लिया और ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। द्वितीयक अनुक्रमण क्या है? कि जैसे मान लीजिए बड़ा सिंपल, किसे कोई कहीं से पहले से विकसित कोई जंगल है, हरा भरा जंगल, या विकसित पूरा विकास हो चुका है जंगल है, आग लग गई, खत्म हो गया, फिर से विकास हो रहा, तो वो द्वितीयक अनुक्रमण का उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, अमेजोन में आग लगी, बहुत अलग अलग जगहों पर आग लगी, भारत में उत्तराखंड वगैरह में या नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में आग लगती रहती है, सब नष्ट हो गया, फिर से क्या है, धीरे धीरे सब कुछ जल जाने के बाद, सोचिए यही है विकास, सब कुछ जल जाने के बाद भी फिर से विकसित होने की जो कला है वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। बहुत इंसानों को भी सीखना चाहिए। वनस्पतियां देखिए, पूरा पूरा जंगल जल गया, फिर से विकास हो रहा है ना। इसी पर एक छोटा सा, जैसे कहा जाता है कि लग गई आग मेरे घर में, अब बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो फिर समझो जला ही क्या है। तो मादा होना चाहिए अपनी राख से फिर से वापस उठाने की, तो बहुत जरूरी है। तो आप सीख सकते हैं, यानी जो द्वितीयक अनुक्रमण है, द्वितीयक अनुक्रमण में चलेंगे हम लोग, द्वितीयक अनुक्रमण की तरफ चलेंगे। और उसको मैंने क्या बताया, बड़ा सिंपल सा है कि पहले से विकसित, द्वितीयक अनुक्रमण, सेकेंडरी सक्सेशन की बात हम लोग करेंगे। ये क्या है? पहले से विकसित समुदाय, पहले से विकसित समुदाय, ठीक है ना, पहले से। वाह वाह, अच्छा क्या बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया। चलो ठीक है, बीच बीच में तुम लोगों को मनोरंजन भी तो चाहिए, तो चलो पहले से जो विकसित समुदाय है, पहले से विकसित समुदाय के नष्ट होने पर, ठीक है, चाहे किसी भी आपदा द्वारा हो, किसी आपदा द्वारा नष्ट होने पर, पुनः विकास का चरण, पुनः विकास का जो चरण है वो द्वितीयक अनुक्रमण कहलाता है। कहीं कोई लैंडस्लाइड हो गया, पूरा का पूरा पर्वतीय ढाल पर जो वनस्पतियां थी सब नष्ट हो गई, फिर से वहां विकास प्रारंभ हो रहा है ना, फिर से नई कहानी। सर आप क्या, अच्छा बहुत बढ़िया बहुत ठीक है, बीच बीच में सुनते रहोगे। तैयारी जो है ना, अगर बढ़िया से प्रिपरेशन करोगे तो जीवन के कई सारे पक्ष हैं, जीवन के कई सारे पक्ष हैं। और अच्छा, आपकी शायरी से एनर्जी मिल जाती है, तो ठीक है, हम बीच बीच में एनर्जी देते रहेंगे, है ना। अरे यार, तुम लोग युवा हो, तुमको हमें एनर्जी देना चाहिए। हम धीरे धीरे, अब देखो धीरे धीरे बुजुर्ग हो रहे हैं, लेकिन सोचो कि हम लोग तुम लोगों को एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को एनर्जी देते लेते रहेंगे। मैं आपको पूरी तरह से ऊर्जावान बनाता रहूंगा बीच बीच में, और जीवन की बहुत सारी बातें ऐसे सिखाता रहूंगा। लेकिन अभी पहले ये टॉपिक सीखिए, इसी के माध्यम से जीवन की तरफ जाइए आप, है ना। भूगोल का, पर्यावरण का, इतिहास का, विज्ञान का, जो भी चीजें हैं आपके जीवन पर, आप समझिए, अगर उससे सीखना चाहेंगे तो बहुत कुछ सीख कर आप अपने जीवन में उसको धारण कर सकते हैं, अपने निर्णयों में शामिल कर सकते हैं। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया।
नष्ट होने के बाद दोबारा से प्रारंभ, फिर से नई कहानी। तो ये स्थिति है। आप देखिए ये द्वितीयक अनुक्रमण। क्लियर। अब ये यहां कहां से कहानी हो गई, और जितने टर्म्स थे इसमें मैंने आपको समझा दिया। अब इसी में छोटी सी बात, अनुक्रमण की जो सर्वमान्य परिभाषा थी वो एफ क्लेमेंट के द्वारा दी गई थी। कुछ तथ्य समझ लीजिए, नोट करके कुछ तथ्य यहां समझ लीजिए, मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं, और इसमें क्या पूछ सकता है। अनुक्रमण की परिभाषा वही, अनुक्रमण की, ठीक, सर्वमान्य परिभाषा एफ क्लेमेंट के द्वारा दी गई थी। क्या नाम था इनका महोदय का? एफ क्लेमेंट। द्वारा दी गई थी। एफ क्लेमेंट के द्वारा दी गई थी। ठीक है, समझिए एक चीज और, एक और चीज महत्वपूर्ण आपको बता दें यहीं, एक और छोटी सी बात। क्या छोटी सी बात? एक और ये है, ओडम महोदय, ओडम ने अनुक्रमण को एक क्रमागत विधि माना, क्रमागत क्रम से, क्रमागत विधि माना, क्रमागत विधि माना। ठीक है। और जैविक अनुक्रमण, सुनिएगा, जैविक अनुक्रमण, जैविक अनुक्रमण को क्रम से बताया। समझना, यहां मैंने एक शब्द लिखा, जैविक अनुक्रमण। जैविक अनुक्रमण की जब भी बातचीत आई, ध्यान दीजिएगा, जैविक अनुक्रमण की जब भी बातचीत आएगी वो ओडम महोदय ने, किसने? ओडम महोदय ने। जैविक अनुक्रमण किससे संबंधित है? ओडम महोदय ने। ओडम ने, हाँ, बायोटिक सक्सेशन, सैलजा एकदम सही। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ब्रिजभान, तरन्नुम, प्रियंका, सैलजा, सारे मेरे प्यारे विद्यार्थी, सभी जितने भी हैं, बहुत खुशी की बात है, आपको अच्छे से समझ में आए, है ना, आपको अच्छे से समझ में आए, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। खूब अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं सब पर थोड़ा फोकस करिए, रुकिए, ठहरिए, ध्यान दीजिए, रिवीजन करिए बार बार। ठीक है, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए चीजों को, चर्चा पर चर्चा बीच बीच में करिए, प्रश्नों को देखिए, यही सब बेटा तरीका है ना। आपकी जिंदगियां खूबसूरत हो, बेहतर हो, आप सफल बने, इसलिए आपको काम करने की जरूरत है। प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है, आप जानते हैं, संसाधन कम है ना। अनुराधा, वंदना सब हैं, सब हारिस, सबका नाम ले रहे हैं। चलो, अब ये ओडम ने जो बताई, कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा है। अब ये जो अनुक्रमण को ना क्रमागत विधि बताया, यहां से एक क्रम से बताया, कैसे बताया उसको ध्यान दीजिएगा। यहां से एक क्रम से चीजें पूछी गई हैं, उसको ध्यान से मैं बता रहा हूं आपको। एक जो जैविक अनुक्रमण बताया है, कैसे बताया, इधर देखो, ये जो जैविक अनुक्रमण है इन्होंने बताया महोदय ने, चरण थे, यही आपको यहां समझाना है। देखो ध्यान से, जैसे सबसे पहले, ठीक, एक होता है ना, एक नग्न भूमि है ना, बेयरड, न्यूडेशन, सबसे पहले एकदम नग्नता, अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूडेशन, यानी एक नग्न चट्टान है, यहां कुछ नहीं है। यहां आगे और क्या हुआ? माइग्रेशन, प्रवास, माइग्रेशन। अब देखिए धीरे धीरे यहां जीवन आने लगा, प्रवास, ठीक है ना। फिर अब बोलते हैं आस्थापना या आस्थापन, इसको बोलते हैं इसेसिस। फिर आप देखिए यहां इसके अलावा स्थापन के बाद कहीं कुछ भी होगा, प्रतिक्रिया। ये चरणबद्ध तरीके से है, कई बार इसी को क्रम से पूछा जाता है। ये देखो प्रश्न पूछा गया यहां से, प्रतिक्रिया, रिएक्शन, है ना। और लास्ट में क्या है? स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन।
बड़ा सिंपल सा देखोगे, ये ओडम ने जो जैविक अनुक्रमण को क्रमागत बताया, जैसे नग्नता मतलब वही नई चट्टान, हाँ न्यूडेशन, कहीं से कुछ नहीं था, नया 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 चट्टान, फिर इन्वेजन कहो या इसी को प्रवास कहो, यहां से ठीक है ना, मतलब धीरे 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 वहां जीवन आया, कहीं से भी आया धीरे धीरे वहां जीवन, फिर धीरे धीरे क्या होगा, वहां स्थापन यानी रुकना प्रारंभ करेंगे, वहां रुकना रहना प्रारंभ करेंगे धीरे धीरे। तो क्या होगा, जब रुकना रहना प्रारंभ करेंगे तो वहां एक प्रकार से क्या है, रिएक्शन, जैसे आप कहीं नई जगह जाते हैं तो कहीं क्रिया प्रतिक्रिया होगी, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, यानी ये संघर्ष की स्थिति हो सकती है। और फिर फाइनली क्या होगा, धीरे धीरे फाइनली क्या होगा, धीरे धीरे स्थिरीकरण की अवस्था। ये क्या है, यही चरम है एकदम समुदाय वाली, कि लास्ट में स्थिरीकरण यानी स्टेबलाइजेशन, अब वो कम्युनिटी वहां पूरी तरह से स्टेब्लिश हो गई, स्थिरीकरण हो गया, ये एक प्रकार का है। ठीक है, प्रभा कह रही सर मेरी क्लास छूट गई थी पीछे, बेटा कोई नहीं, पीछे की क्लासेस अवेलेबल होंगी ना, उनको आप देखकर अच्छे से कंप्लीट कर डालिए। जो बीच में आ रहे हैं, जिनकी पीछे की क्लासेस छूटी हैं, अभी ज्यादा क्लास उसकी हुई नहीं, तीसरी क्लास ही है, तो पीछे की क्लासेस को देखकर और पीछे क्या क्या पढ़ाया गया बेटा उसको थोड़ा समझ लो, है ना। बीच में आओगे ना, बीच में आओगे तो बीच से समझने में दिक्कत होगी, तो पीछे की क्लासेस जरूर देखिए। इतनी बात समझ में आई। ये देखिए पूरा अनुक्रमण, यहां से जो भी आएगा प्रश्न आप आराम से कर डालेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और पारितंत्र के प्रकार की बात करेंगे, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम की बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये टॉपिक हो गया फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, और उसमें पारितंत्र की विशेषता क्या है, फिर पोषण स्तर, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, इन सब की बातचीत करते हैं। क्लियर है, आगे चला जाए, चला जाए आगे। ठीक, अनुक्रमण हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आइए, पारितंत्र के प्रकार, ये टॉपिक मेजर टॉपिक क्या है, पारितंत्र के प्रकार। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्र के प्रकार। ठीक है, पारितंत्र के प्रकार। अब इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पारितंत्र की विशेषता। कई सारे टॉपिक इसमें हम लोग देखेंगे, अलग अलग इसमें कई सारे टॉपिक हैं, उसको एक एक करके देखेंगे। और उसमें आप ये आइए देखते हैं, एक एक करके चलेंगे क्या क्या। जैसे मान लीजिए पारितंत्र की विशेषताओं को देखेंगे, पोषण स्तर की संकल्पना, ठीक है, प्राथमिक द्वितीयक उत्पादकता, इसी में सब आएगा, प्राथमिक द्वितीयक उत्पादकता क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य जाल क्या होता है, ठीक है, पिरामिड की संकल्पना क्या है, अब इसमें देखो कहां तक हम लोग देखते हैं, एक एक करके देखते समझते आगे बढ़ेंगे। पिरामिड की संकल्पना क्या है, तो एक एक करके कवर करते हैं, एक एक करके हम लोग कवर इसमें करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे आखिर पारितंत्र की विशेषता क्या है। परिभाषा में हम लोगों ने बातचीत की है, विशेषताओं की चर्चा करेंगे। पारितंत्र की विशेषताएं क्या क्या हैं, पारितंत्र की विशेषताएं क्या हैं, आइए मुद्दे पर आइए। पारितंत्र की विशेषताएं, यहां से प्रश्न आए, यहां से क्वेश्चंस आए हैं पारितंत्र के विशेषताओं से। पारितंत्र की परिभाषा क्या है, इसमें जैविक और अजैविक
क्या बताया था? पारितंत्र जब क्या क्या है? वास्तव में किसी क्षेत्र विशेष में जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंतर संबंध और साथ साथ विभिन्न जैविक घटकों के बीच का अंतर संबंध, यानी आपस में संबंध, जैविक घटक का अजैविक। जैविक में क्या क्या बताया था आपको? पेड़ पौधे आ गए, जीव जंतु आ गए, और सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, फंगस, ये सब आ गए। इनका किसी अजैविक घटक से, यानी प्रकाश, मिट्टी, वायु, नमी, है ना, ढाल जो अलग अलग उच्चावच है, पर्वत, पठार, मैदान, इन सब में आप देखेंगे जैविक का अजैविक से जब इंटरेक्शन होगा तो यह क्रियात्मक संबंध होगा, एक क्रिया प्रतिक्रिया, वहां क्रियात्मक संबंध, और साथ साथ एक जीव का दूसरे जीव से भी क्या अंतर संबंध हो रहा। इसी ताना बाना को हम लोग क्या कहते हैं? पारितंत्र। क्या कहते हैं? पारितंत्र। क्या कहते हैं? पारितंत्र। क्या कहते हैं इसको? पारितंत्र कहते हैं। तो ये अब इसकी विशेषताएं, परिभाषा हमने पहले ही बता दिया है पीछे ही। अब अगर इसकी विशेषताओं की बातचीत करें तो आइए देखते हैं एक एक करके इसकी विशेषताओं को हम लोग अगर लेकर चलें, एक एक इसकी विशेषताओं को लेकर हम लोग चलें। चलिए यहीं से आइए लेते हैं। देखो, ये जैव और अजैव घटकों का क्रियात्मक संबंध है। समझना, क्रियात्मक संबंध है, जैव और अजैव घटकों का क्रियात्मक संबंध है, इसमें दोनों शामिल होते हैं। पारितंत्र की स्वयं की उत्पादकता, अपनी स्वयं की, पारितंत्र की स्वयं की उत्पादकता होती है। जाहिर सी बात है, जहां पेड़ पौधे भी रहेंगे, जीव जंतु रहेंगे, आई बात समझ। पेड़ पौधे आगे आप देखेंगे, पेड़ पौधे क्या है? वो स्वपोषी हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसमें पेड़ पौधे भी शामिल हैं। इसकी स्वयं की प्रोडक्टिविटी, इसकी स्वयं की क्या है? इसकी स्वयं की प्रोडक्टिविटी। ठीक, क्लियर है? आ रही बात समझ में? जितने भी लोग हैं जुड़े रहिए। प्रतिज्ञा, प्रियंका, हरीश, सोनम, डीएम, डीएम, चलो तुम लोग आपस में भी चैट करते रहते हो क्या? यहां इस पर ध्यान दो। तो पारितंत्र की स्वयं की क्या उत्पादकता, मैंने क्या कहा? स्वयं की उत्पादकता होती। कैसे? आपको बताया। इसके बाद आगे चलिए। पारितंत्र छोटा या बड़ा हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। पारितंत्र छोटा या बड़ा हो सकता है। जैसे एक झील का भी पारितंत्र है, एक तालाब का भी पारितंत्र है, और पूरा विषुवत रेखी क्षेत्र है, देखिए वो भी एक प्रकार का पारितंत्र। आ रही बात समझ में? पारितंत्र छोटा और बड़ा हो सकता है। मैंने क्या कहा? पारितंत्र जो है छोटा और बड़ा हो सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। पारितंत्र छोटा बड़ा हो सकता है, उसको एकदम ध्यान में रखिएगा, एक एक करके उसको ध्यान में रखिएगा। तो छोटा बड़ा का मतलब झील का भी पारितंत्र, तालाब का भी पारितंत्र, और विशालकाय जो क्षेत्र है उसका भी पारितंत्र। जैसे सवाना पूरा घास तंत्र एक पारितंत्र मान लीजिए, विषुवत रेखी पारितंत्र पूरा एक पारितंत्र हो गया, है ना। छोटा बड़ा हो सकता है, एक एक बात ध्यान से समझिएगा। चलो एक और प्रश्न पूछेगा, ये बताओ पारितंत्र खुला तंत्र है कि बंद तंत्र है? देखे कितने लोग सही बताते हैं। चलो एक बात और बताओ, पारितंत्र खुला तंत्र है कि बंद तंत्र है? पारितंत्र खुला तंत्र होगा कि बंद तंत्र? वो वेरी गुड इवनिंग सुधीर, वेरी गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़िए। शालिनी, तरन्नुम, अर्णव, बताते रहिए, चलिए तुरंत बताइए।
ओपन 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 ओपन, कई लोग कह रहे हैं ओपन, खुला तंत्र। जी हाँ, एकदम सही बात। देखो अगर ये ओपन नहीं होगा ना तो मृत हो जाएगा। जैसे बंद अर्थव्यवस्थाएं जब लेन देन नहीं करती हैं तो खत्म हो जाती। लेन देन बहुत जरूरी है। आप एक घर में बैठे रहेंगे, किसी से कोई मतलब आपका बाहर की दुनिया से नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो आप बहुत अच्छे नहीं हैं। आप धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे, आप सीमित होकर रह जाएंगे। कूप मंडूप सुने हो ना, कूप मंडूप की स्थिति हो जाएगी। आप वो बंद तंत्र हैं, आपको खुला होना पड़ेगा इसकी तरह। जहां अगर खुला नहीं होगा ना तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। कैसे खुला है? अरे भाई, पदार्थ वगैरह लगातार सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, पेड़ पौधे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उत्पादक, आगे देखेंगे वो जो उत्पादक हैं पेड़ पौधे, उनको उपभोक्ता खा रहे हैं। आगे जीवन चीजें बढ़ती चली जा रही हैं, लगातार ऊर्जा का समावेश होता चला जा रहा है ना। तो इस प्रकार से यह एक ओपन तंत्र है। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझदार हैं। पारितंत्र क्या है? यह एक खुला तंत्र है, यह एक खुला तंत्र है। खुला तंत्र है, खुला तंत्र है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, और क्या है इसमें, और ध्यान देने वाली क्या बात है? पारितंत्र के संदर्भ में और कौन महत्वपूर्ण बातें हैं? पारितंत्र में ध्यान देना कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक सदैव एक दिशी होता है। आगे लिख रहे हैं कुछ, किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशी होता है, एक यूनिडायरेक्शनल। सदैव यूनिडायरेक्शनल, ठीक। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम, ठीक, इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा में। यानी जो गई हुई उष्मा है, ऊर्जा है, वो वापस नहीं है। नई नई ऊर्जा प्राप्त होगी सूर्य से, लगातार प्रकाश, ये सब, लेकिन जो ऊपर गई वो नीचे नहीं आएगी। ऊपर गई का मतलब एक, अभी आपको पोषण स्तर बताएंगे, यानी जो पेड़ पौधों से प्राथमिक उपभोक्ता में गई वो वापस प्राथमिक उपभोक्ता से पेड़ पौधों में नहीं आएगी। एक से ऊपर जब गई, अभी पोषण स्तर बताएंगे, तो एक से ऊपर गई तो ऊपर से नीचे वापस नहीं आएगी। क्लियर? चला जाए? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तुरंत बताओ। हाँ, वो लिंडमान का नियम है 10% का, उसकी बातचीत करेंगे अभी आगे। चलो वेरी गुड। तो ये क्या है? ये सारी चीजें इसकी आप देखिए, पारितंत्र की क्या है, ये विशेषताएं, ये पारितंत्र की विशेषताएं हैं, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सब पारितंत्र की क्या है? विशेषताएं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करेंगे जैसे पोषण स्तर क्या है। किसी भी पारितंत्र में पोषण स्तर की संकल्पना क्या है? पोषण स्तर, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, एक एक करके बढ़ते जाएंगे। आइए पोषण स्तर की बात देखें। पोषण स्तर की संकल्पना क्या है, इसको आप एक एक करके देखना है, समझना है, इसको ध्यान से देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। जैसे जब हम पारितंत्र में पोषण स्तर की बात करते हैं, किसी भी पारितंत्र में पोषण स्तर की जो संकल्पना है, न्यूट्रिशन लेवल की संकल्पना,
इसमें आप देखिए, जैसे आप देखिए उत्पादक, उपभोक्ता, विघटक या अपघटक, समझना। एक पिरामिड से इसको शो करते, किससे? पिरामिड। उत्पादक में जब आप बात करेंगे तो ये उत्पादक क्या है? ये आधार पर, सदैव क्या है? एक आधार पर होते हैं। अभी आधार का मतलब आपको दिखाएंगे, बताएंगे। दिखाते हैं आपको। आधार का मतलब यहां दिखाते हैं एक एक कर। तो उत्पादक क्या है? आधार पर। जो नीचे आप देख रहे हैं ना, यहां प्रोड्यूसर्स होते हैं। यहां क्या है? ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, यहां क्या है? प्रोड्यूसर्स। इसमें क्या है? प्रोड्यूसर्स। उत्पादक, उत्पादक कौन होंगे? ये स्वपोषी होंगे। उत्पादक क्या होंगे? आधार पर तो आप देख ही रहे हैं। और क्या? ये स्वपोषी होंगे। ऑटोट्रॉफ्स होंगे। इसमें स्वयं भोजन बनाने की, निर्माण करने की क्षमता है ना। क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय जो होता है, वो अभी एक एक करके आप देखेंगे। कोई कह रहा है सर ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय, बेटा अभी इसको बना रहे हैं ना, अभी बताएंगे कि ये वाली ऊर्जा यहां जो जाएगी, ठीक है ना, वो वापस नीचे नहीं आएगी। ये जो यहां जाएगी वो वापस नीचे। एक दिशीय का मतलब अभी जब इसको बनाएंगे तो आपको बताएंगे कि विभिन्न पोषण स्तर में नीचे से ऊपर की तरफ जब चलेंगे तो ऊर्जा क्या है? ऊपर की तरफ एक तो कम होती जाएगी, दूसरे जो ऊपर गई वो वापस नीचे, फिर वापस ऊर्जा नहीं आएगी। मतलब समझो कि पेड़ पौधे पत्तों से, मान लो कोई जानवर उनको खाया तो उनको क्या मिली? ऊर्जा मिली जानवर को। वो एनर्जी वापस पेड़ पौधों में नहीं जा पाएगी। क्लियर? कौन पूछ रहा है? क्लियर है कि नहीं क्लियर? इतनी बातें क्लियर हैं? क्लियर कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? चलिए, तो उत्पादक क्या है? ये स्वपोषी, स्वपोषी है ना, स्वपोषी है आधार पर। इनमें क्या है? एग्जाम्पल में जैसे आप देखिए, एग्जाम्पल में इनमें क्या क्या है? पेड़ पौधे, प्लांट्स। जैसे क्या है? प्लांट्स, पेड़ पौधे, क्योंकि अपना भोजन निर्मित करते हैं। उत्पादक, नीचे प्रोड्यूसर्स। अब यहां से प्रोड्यूसर के बाद ये उपभोक्ता जो देख रहे हैं, उपभोक्ता, उपभोक्ता क्या होते हैं? उपभोक्ता देखो, ये क्या है? परपोषी। उपभोक्ता में परपोषी है। अब इनको बांट दें पहले। उपभोक्ता जो है, चलिए पहले बांट ही देते हैं। उपभोक्ता ये परपोषी, परपोषी। उपभोक्ता का जो बंटवारा किया गया, इनको आप देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक, या इसी को आप कह सकते हैं शीर्ष, जो एकदम शीर्ष पर, शीर्ष उपभोक्ता। ध्यान देना। अब जैसे ये आप जो देख रहे हैं, यहां आ जाओ, यहां। इसके बाद ये जो है ना, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये प्राइमरी कंज्यूमर, 60 में लिख रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर। ये जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, ये जो देख रहे हैं आप प्राथमिक उपभोक्ता, ये क्या होंगे? ये शाकाहारी होंगे, है ना, हर्बीवोरस होंगे। क्या होंगे? शाकाहारी होंगे। ये प्राइमरी जो कंज्यूमर आप यहां देख रहे हैं, ये क्या है? ये शाकाहारी है, शाकाहारी हैं। किस पर? ये प्लांट्स क्या है? ये प्रोड्यूसर्स, ये स्वपोषी हैं।
ये परपोषी हुए। पेड़ पौधों से भोजन, जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कोई खरगोश है, पेड़ पौधों से भोजन लिया, है ना, ठीक, कोई खरगोश पेड़ पौधों से लिया, कोई टिड्डा है वो वनस्पतियों से भोजन प्राप्त किया, है ना, कोई भी जो इससे भोजन प्राप्त, गाय है उसने क्या इससे प्राप्त किया। प्राइमरी कंज्यूमर शाकाहारी। द्वितीयक जो होते हैं ये दोनों हो सकते हैं, इसके ऊपर द्वितीयक हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी शॉर्ट में लिख रहे हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों हो सकते हैं। ये या तो खाली शाकाहारी नहीं होंगे, या तो ये मांसाहारी होंगे और या सर्वाहारी, यानी दोनों खाते होंगे, समझना। केवल शाकाहारी नहीं, सेकेंडरी केवल शाकाहारी नहीं होंगे, केवल शाकाहारी हैं तो ये हो गए प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या, ये पोषण स्तर है अलग अलग, यही देखो पिरामिड की तरह दर्शाते हैं। सेकेंडरी जो होता है ये या तो मांसाहारी होंगे, इनसे भोजन ग्रहण करेंगे, इनसे मांसाहारी होंगे, इनसे भोजन ग्रहण करेंगे, या क्या है इनसे भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं, या क्या है इनसे और इनसे, यानी सर्वाहारी भी हो सकते हैं, लेकिन शाकाहारी नहीं होंगे। शाकाहारी के साथ मांसाहारी भी होंगे, इसलिए सर्वाहारी लिखे हैं या मांसाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी दोनों खाएंगे या मांसाहार करेंगे। क्लियर, आ रही बात समझ में। बहुत सारे हैं, कुत्ते वगैरह मांसाहार भी कई करते हैं, शाकाहार भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे। मानव भी एक प्रकार से देखा जाए तो मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है ना। आई बात समझ। और इसके ऊपर जो लास्ट में है ये टर्शियरी या टॉप, ये टॉप कंज्यूमर, ये जो आप देख रहे हैं ना ये टॉप कंज्यूमर। शीर्ष शीर्ष उपभोक्ता, शीर्ष उपभोक्ता, शीर्ष उपभोक्ता जो होगा, ध्यान देना तृतीयक वाला शीर्ष, ये सदैव क्या होगा, मांसाहारी होगा। ये सदैव मांसाहारी ही होते हैं, है ना। जैसे बाज हो गया, बाज हो गया, शेर हो गया, शेर, बाघ, चीता, तमाम इस प्रकार के परिवार से है ना। बाज, ये सब क्या है, ये मांसाहारी है। क्या है ये, तृतीयक मांसाहारी, ये टॉप पर है, ये टॉप पर है। और ये जो विघटक या अपघटक हैं, ये क्या करते हैं, ये विघटक या अपघटक जो हैं, ये वास्तव में क्या करते हैं भाई, विघटक अपघटक, ये जो भी वनस्पति या जीव जंतुओं को तोड़कर उनको सड़ा गलाकर मिट्टी में मिला देते हैं, डिकम्पोजर्स है। ये क्या है, डिकम्पोजर्स, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इनको, डिकम्पोजर्स, विघटक, है ना। ये क्या है, विघटक। जैसे उदाहरण के लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण जीवाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, है ना, कवक, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब आप देख लीजिए, ये क्या अपघटक हैं। ये जीव जंतु या वनस्पतियों को तोड़कर, जीव जंतु या वनस्पतियों को तोड़कर फिर से उनको मिट्टी में मिला देते, फिर से ये मिट्टी में मिला दिए, जो भी जीव जंतु मरे उनको डिकम्पोज करके फिर से मिट्टी में, जो पेड़ पौधे गिरे धीरे धीरे देखो खत्म होते होते डिकम्पोज होकर, है ना, वो धीरे धीरे, हाँ जैसे ये सब आप देखिए, हाँ ये सब, तो इसको ध्यान में रखना। हाँ ये लायन वगैरह, जैसे लायन वगैरह, शेर, जी हाँ जैसे शेर, शेर, हाँ जीव विज्ञान में भी है सारी चीजें, तो जीव विज्ञान में इन्वायरमेंट की बहुत सारी चीजें हैं जीव विज्ञान से जुड़ी हुई हैं, आप यहां देख सकते हैं। क्लियर है। तो यही पोषण स्तर की संकल्पना, ये क्या है, विभिन्न पोषण स्तर। ये देखिए पोषण स्तर जो आप देख रहे हैं ना, ये पोषण स्तर की संकल्पना। तो यही क्या है, पोषण स्तर, ये आधार पर है, धीरे धीरे जैसे ऊपर चलेंगे। अब देखना इसमें समझना क्या होगा, इतनी बातें आप समझ गए, इसमें एक एक करके समझना है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलेंगे वैसे वैसे क्या होगा, एनर्जी कम होती जाएगी, है ना। पोषण स्तर में ऊपर की तरफ चलने पर ऊर्जा में कमी आती, समझना। पोषण स्तर में ऊपर की तरफ चलने पर ऊर्जा में कमी, ऊर्जा में कमी, पोषण स्तर में जैसे जैसे ऊपर चलते हैं ऊर्जा में कमी आती है ना। क्यों, क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी यही है लिंडमांस रूल,
लॉ ऑफ 10%। एक लिंडेमान थे, उन्होंने क्या कहा, ठीक, डिकंपोजर विघटक है बेटा घनश्याम, डिकंपोजर ना विघटक है, डिकंपोजर विघटक है वो। आप देखिए जो डिकंपोजर है, डिकंपोजर विघटक, वो किसी में, वो जीव जंतुओं के भी शरीर में पाया जाता है तमाम। देखिए बैक्टीरिया हमारे आपके शरीर में है, फंगस, वो निचला जो एरिया है वहां देखिए पेड़ पौधों पे भी पाया जाता है, फंगस बैक्टीरिया तमाम देखिए डिस्ट्रॉय। विघटक एक प्रकार से जो भी जीव जंतु या वनस्पति हैं, यानी उत्पादक और उपभोक्ता, उन दोनों को विघटित करने का काम किसका है, डिकंपोजर्स का। आई बात समझ, आ रही बात समझ कि नहीं समझ में आ रही, ठीक। बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं, जरूरी नहीं कि उनको कोई खाए, वही नष्ट हो जाते हैं, तो उनका विघटन कर देता है वो। घनश्याम समझ में आ रहा, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ो। ऊर्जा में कमी, जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे क्या होगा, ऊर्जा में कमी आती जाएगी। क्यों कमी आएगी, ध्यान देना, क्योंकि बढ़ते पोषण स्तर के साथ क्या होगा, बढ़ते पोषण स्तर के साथ पूरी ऊर्जा नहीं ट्रांसफर होगी, क्या होगी, बहुत सारी ऊर्जा श्वसन में, रिस्पिरेटरी एक्शंस में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, जो आप खाते हैं क्या सारी की सारी ऊर्जा के रूप में बदल, जैसे आप कोई भी पदार्थ खाएं, आप भोजन करें तो क्या पूरा एनर्जी मिल जाता है, जी नहीं, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाएगा। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जितना बढ़िया होगा आपका पाचन तंत्र, आप देखते हैं उतना ही आपको ऊर्जा मिलेगी, समस्त ऊर्जा नहीं मिलेगी आपको। तो बहुत ढेर सारी ऊर्जा किसमें नष्ट हो जाती है, बहुत ढेर सारी ऊर्जा नष्ट किसमें हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी श्वसन क्रिया में, उपापचयी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, है ना, ऊर्जा का ह्रास होता जाएगा। इसीलिए ऊपर की तरफ, ठीक है ना, इसीलिए ऊपर की तरफ घट रहा। मतलब इसको अगर आप ऐसे देखें, इसके लिए अगर आप ऊपर से इसको ऐसे देखें, चलो इसको देखो, जैसे अभी आपने देखा, यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए लिंडेमान्स रूल, ठीक है, लिंडेमान का, या इसी को आप कहते हैं लॉ ऑफ 10%, ठीक। तो प्रत्येक ऊपरी पोषण स्तर में निचले पोषण स्तर का केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होगी। शेष ऊर्जा श्वसन तथा उपापचयी क्रियाओं, मेटाबॉलिक एक्शंस, उपापचयी क्रियाओं में नष्ट हो जाएगी। क्रियाओं में नष्ट हो जाएगी, ध्यान देना, में नष्ट हो जाएगी, ठीक है ना, ऐसे समझो। मान लो यहां अगर 1000 थी, 1000 कैलोरी मान लो थी यहां, तो यहां ध्यान देना, यहां जो है ऐसे बढ़ोगे, यहां इसमें मात्र 100 कैलोरी हो जाएगी, यहां 10 कैलोरी, और यहां 1 कैलोरी। मतलब ऊपर की तरफ लगातार ऊर्जा में क्या हो रही, गिरावट आ रही, ठीक है ना, केवल 10%। इसी को लॉ ऑफ 10% या लिंडमान्स का रूल भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए इतनी बात क्लियर हुई, आगे बढ़ा जाए।
ठीक है, ये सारी चीजें इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये कंप्लीट। अब देखिए इसमें क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक एक ऊर्जा का कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझ लीजिए। जो पोषण स्तर में होगा, ध्यान दीजिएगा, ये तो एक हो गया। जो जैसे इसके अलावा उत्पादकता कहा जाता है, तो जो उत्पादकों में निहित है, जो उत्पादकों में निहित ऊर्जा है उसको हम प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, और जो उपभोक्ताओं में निहित ऊर्जा है उसको हम द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। एक प्राथमिक उत्पादकता, एक द्वितीयक उत्पादकता, वो भी विचार ध्यान में रखिए, ठीक है ना बेटा। ये नियम है, ये नियम, सामान्य नियम यही है। जरूरी वैसे अगर व्यवहारिक तौर पर देखोगे तो व्यवहारिक तौर पर सब में एक समान ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन नियम जब आप पढ़ते हो तो पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। जैसा लिंडेमान बंधु ने किया, तो कम से कम उनकी थोड़ी इज्जत रखो। तो उससे क्या है, उन्होंने क्या कहा कि केवल 10% ही ट्रांसफर हो पाएगी। आई बात समझ। अब मैंने एक नोट करके आपको भी बताया, क्या बताया कि इसको ध्यान में रखना, या पीछे वाले टॉपिक को भी आप देख सकते हैं वहां। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक, यहां आप देख रहे हैं ना, प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादकता का भी एक विचार आता है। तो अगर इसको आपसे कभी पूछा जाए तो इसमें ध्यान रख लीजिएगा, यही नोट करके जैसे आप लिख सकते हैं। क्या, जैसे प्राथमिक एक उत्पादकता है, और एक है द्वितीयक उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता जो उत्पादकों में, प्रोड्यूसर्स में निहित होता है, जो प्रोड्यूसर्स में होती है प्राथमिक उत्पादकता होती, और जो उपभोक्ताओं में है कंज्यूमर्स में जो है वो द्वितीयक उत्पादकता का उदाहरण। कंज्यूमर में जो है वो द्वितीयक उत्पादकता है, और प्रोड्यूसर्स में जो है वो प्राथमिक उत्पादकता का उदाहरण। क्लियर। चला जाए आगे, ये आपको पहले ही बता दिया। पोषण स्तर क्या है, चीजें क्या आप देख रहे हैं यहां, ठीक। ऊर्जा का ह्रास रेगुलर होगा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे ऊर्जा का ह्रास, बता दिया स्पष्ट कि बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का ह्रास होता जाएगा। ऊर्जा क्या है, श्वसन में जितना आप अगर रेगुलर उतनी ही ऊर्जा रहती, फिर ऊर्जा की कमी कहां रहती, श्वसन में ऊर्जा नष्ट होती है, उपापचयी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उसमें नष्ट होती है ना। चलिए अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ा जाए। अब इसके बाद जैसे खाद्य श्रृंखला का विचार क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य जाल क्या है, एक एक करके चलिए। खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य जाल क्या है ना। फिर उसके बाद फिर पिरामिड की संकल्पना। तो आइए जल्दी आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं। फूड चेन की बात करते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको एक एक करके इतना क्लियर हो जाए कि कहीं कुछ भी घुमाए फिराए कोई प्रभाव ना पड़े, है ना, उसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए देखिए, खाद्य श्रृंखला, एक खाद्य जाल होता है, जाल उलझा हुआ होता है, नाम से ही है जाल, और श्रृंखला एक सीधी रेखा में होता है ना। तो एक प्रकार से ये विभिन्न पोषण स्तरों का एक रेखीय प्रदर्शन, ये क्या है, विभिन्न पोषण स्तरों का एक रेखीय प्रदर्शन। ये क्या है, श्रृंखला, विभिन्न पोषण स्तरों का एक रेखीय प्रदर्शन, एक रेखीय क्या है, प्रदर्शन, समझिएगा।
दो प्रकार का होता है। ये प्रकार की बात करें तो खाद्य श्रृंखला दो प्रकार की होती है। कौन सा दो प्रकार? एक होता है चारण श्रृंखला, ध्यान देना, एक होता है चारण श्रृंखला, ग्रेजिंग चेन, और एक होता है अपरद श्रृंखला। बताते हैं क्या है अपरद श्रृंखला। इसको बोलते हैं डेट्रिटस। डेट्रिटस चेन। देखिएगा दोनों एक एक करके। चारण श्रृंखला में जैसे आप देखिए, जैसे सीधा सीधा है, जैसे मान लीजिए पौधे हैं, अगर आप इसके उदाहरण की बात करेंगे, जैसे पौधे हैं, पौधे से आगे आप चलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कोई भी प्राथमिक उपभोक्ता हो सकता है, जैसे खरगोश हो गया, सीधे आपको इसमें लिख दे प्राथमिक उपभोक्ता। यहां से इसको लेके चले, पौधे, ये सीधा चलेगी, पौधों से सीधी श्रृंखला। ग्रेजिंग का मतलब दोनों बताते हैं, पौधों से प्रारंभ, जो उत्पादकों से प्रारंभ होती है, जो उत्पादकों से प्रारंभ होती है, पौधे हो गए प्लांट्स। मैंने क्या कहा कि इसको प्राथमिक उपभोक्ता, कोई भी प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा। जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा वो कैसा होगा? शाकाहारी होगा। इसको क्या होगा? द्वितीयक उपभोक्ता खाएगा। और फिर क्या है? शीर्ष उपभोक्ता। सीधी रेखा में होता है, यहां जगह नहीं था इसलिए ऐसा नहीं कि हमने घुमा दिया, सीधी रेखा, शीर्ष उपभोक्ता है ना। आपने देखा, मान लीजिए प्लांट्स है, प्लांट्स, ठीक, कोई रैबिट, कोई खरगोश है, रैबिट है, ठीक है ना। कोई मान लीजिए फिर फॉक्स है, लोमड़ी है, कोई आज कुछ इस प्रकार का लोमड़ी है मान लीजिए, और फिर मान लीजिए लायन। तो सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में सीधी, इसको चारण श्रृंखला कहते हैं। डेट्रिटस वाला क्या है? जो अपरद श्रृंखला है। हाँ, वो एकदम लिख सकते हो, ग्रास है, ग्रास हापर है, स्नेक है, ईगल है, एकदम सही है, सैलजा। वो अलग अलग उदाहरण हो सकते हैं, जैसे इन्होंने कहा सर घास है, उसको टिड्डा खाया, टिड्डे को सर्प खाया, सर्प को बांझ खाया, एकदम सही, वो भी सही। चारण श्रृंखला, चारण श्रृंखला जो भी आपने देखा। अपरद क्या होगा? ये मृत पदार्थों से प्रारंभ होगा, ध्यान देना, ये क्या होगा? ये मृत पदार्थों से प्रारंभ होगा, ये मृत पदार्थों से प्रारंभ होती है ये भी एक सीधी रेखा, लेकिन मृत पदार्थों से प्रारंभ होती है। जैसे देखो, ये क्या होगा ना, जैसे मान लो कोई कचरा है, जैसे कचरा, कोई कचरा, कीड़ा। अब इस कचरे में बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, उसको स्प्रिंग टेल कीट, बहुत कीट होते हैं। कचरा देखे हो ना, कचरे में बहुत सारा कीड़ा होता है। जैसे कचरे को खाया स्प्रिंग टेल कीट ने, कीट को जैसे खाया किसने? मकड़ी ने। मकड़ी को किसने खाया? लिजार्ड वगैरह, जैसे छिपकली या कोई और बड़ी चीज है लिजार्ड, जैसे छिपकली वगैरह ना, उसको लिजार्ड कहते हैं। जैसे कचरे से प्रारंभ होगा। डेट्रिटस किससे होगा? डेट्रिटस कचरे से, कचरा, तमाम कचरा है, कचरे को छोटे छोटे कीट खा रहे हैं, इन कीटों को मकड़ी खा रही है, उन मकड़ी को बड़े बड़े मकड़े, मकड़ी को मकड़ा, बड़ा बड़ा, छोटी मकड़ियों को बड़े मकड़े भी खा जाते हैं। और बाकी कह दो या तो लिजार्ड, जैसे छिपकली वगैरह और ऐसा कोई रेंगने वाला जो है ना, वो उनको खा जा रहा है, वो उनको खा जा रहा है, उसको लिजार्ड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लिजार्ड।
हाँ, ये मृत पौधों से, मृत चीजों से, ये कचरा का मतलब मृत पदार्थों से, मृत पदार्थ, डेड मैटर, अभी आपको यहां लिख के दिया, ठीक है ना, बताते रहिएगा। इतनी बातें दिमाग में आ गई पूरी तरह से। बताते रहिएगा, चलते रहिएगा एक एक करके। एकदम जलीय खाद्य श्रृंखला भी होती है भाई, दीपक एकदम होती है। अरे भाई जल में अलग अलग होता है, जल का भी है। जल में जैसे देखो, जल की क्यों नहीं होती, जल देखो, जल में ये कह रहे हैं, जल में जैसे प्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, पाद प्लवक, छोटे छोटे पौधे, जल की बात कर रहे हैं, जल में भी क्यों नहीं होगा, फाइटोप्लैंक्टन्स, पाद प्लवक बोला जाता है, पाद प्लवक। उसको किसने खाया, छोटी शाकाहारी मछलियां, बहुत सारी ऐसी मछलियां होती हैं ना, आप जानते हैं कि वो घास वास खा एकदम शाकाहारी होती, छोटी मछलियां, उनको किसने खाया, बड़ी मछलियों ने। और उनको भी बहुत बड़ी बड़ी मछलियां जैसे व्हेल वगैरह है एकदम बड़ी बड़ी, उन्होंने खाया, जो कि पूरी तरह से टॉप कार्निवोरस होती हैं, है ना, शीर्ष मांस भक्षी होती हैं, बड़ी बड़ी मछलियां, शार्क हो गई, है ना, व्हेल हो गया। तो वहां भी क्या है, वहां भी एक प्रकार से, अरे तो आप अपने से उदाहरण ले सकते हो, वाटर में भी एकदम होगा, प्लैंक्टन्स यानी प्लवक, छोटी मछलियां, फिर बड़ी मछलियां, मध्यम आकार हो, एकदम बड़ी बड़ी मछलियां, ठीक है ना। चलो, इतनी बातें सब समझ में आ गई। ये जितनी चीजें हम लोगों ने चर्चा पर चर्चा की, इसको देखिए। अब खाद्य श्रृंखला के बाद देखते हैं खाद्य जाल का भी पूरी तरह से बातचीत हम लोग कर लेते हैं कि नहीं। खाद्य जाल के अगर बताइए तो आगे बढ़े। खाद्य जाल जो होगा वो अलग होगा, वो पूरा कॉम्प्लेक्स होगा। ये आपने देखा, अब जो हमने कहा खाद्य जाल होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। चला जाए, आगे बढ़ा जाए, चलिए। अब जो खाद्य जाल होगा वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। समझना, अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको, फूड चेन नहीं, फूड वेब। नाम से ही स्पष्ट है, इसमें नाम से क्या स्पष्ट है, एक कॉम्प्लेक्स जटिल संरचना है, ठीक है, जटिल संरचना जिसमें कई खाद्य श्रृंखलाएं, आपस में संबंधित होकर जाल की तरह संरचना बनाती। जाल की तरह संरचना बनाती। हाँ, खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक जटिल संरचना हो जाए, खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक जटिल संरचनाएं बनाएंगी। इसमें क्या होगा ना, इसमें क्या होगा कि एक खाद्य श्रृंखला, समझना, इसमें एक खाद्य श्रृंखला किसी दूसरे खाद्य श्रृंखला का, एक खाद्य श्रृंखला, समझना, एक खाद्य श्रृंखला का कोई घटक दूसरे का भी भाग हो सकता है। इसको ऐसे कुछ मिलाओगे तो समझ में आएगा। जैसे मान लो नीचे प्लांट्स है, पौधे, इनको मान लो कोई टिड्डा खाया, इनको कोई, मान लीजिए टिड्डे को कोई सर्प खाया, ठीक, टिड्डे को कोई मेढक खाया, कई बार बढ़ भी सकता है, टिड्डा हो गया, यहां मेढक को कोई सर्प खाया, सर्प को कोई बाज खाया। कई बार ऐसा हो सकता है कि मान लो कोई पौधा है, पौधे को किसी टिड्डा खाया, टिड्डे को कोई चिड़िया खाई, चिड़िया को कोई बाज खा सकता है सीधे। यहां देखो पौधा है,
पौधे को मान लीजिए किसी खरगोश ने खाया, खरगोश को सियार ने खाया, सियार को बाज खा सकता है सीधे सीधे, हाँ एकदम, इसमें कोई चिंता वो वाली बात नहीं है। सियार को बाज, है ना, बाज बहुत खतरनाक खतरनाक कई बार होते हैं, इनके बच्चों को आप आपस में पैर में लेकर चले जाते हैं, बाज खाया, यहां भी हो सकता है ना। तमाम इस प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। देखिए जैसे मान लीजिए इसमें कोई चूहा, शाकाहारी तमाम चूहे होते हैं, शाकाहारी चूहे, चूहे को मान लीजिए कोई सर्प खाया, सर्प यहां भी था, यही देखिए यहां सर्प, चाहे यहां से भी यहां ले जा सकते हैं, सर्प को बाज खाया। ये पूरा आपको लगेगा पूरा कि जैसे काफी कॉम्प्लेक्स हो गया, नाम ही है ये कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स हो गया काफी। इसमें एक बार बना लीजिए कॉम्प्लेक्स, पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर समझ में आपको आएगा, है ना। पौधे को टिड्डा, टिड्डे को मेढक, मेढक को सर्प, सर्प को बाज, पौधे को टिड्डा, टिड्डे को चिड़िया, कोई चिड़िया हो सकती है, चिड़िया को सीधे बाज खा सकता है, कोई पौधा है उसको खरगोश खा रहा, खरगोश को सियार खा रहा है, सियार को बाज सीधे, पौधा है उसको चूहा खा रहा है, चूहे को सर्प, यहां भी ले जा सकते हो, चूहे को सर्प, सर्प से सीधे बाज यहां भी जा सकता है। इस प्रकार से और बहुत सारी चीजें बना सकती, एक ऐसे जाल की तरह संरचना बनती, ठीक है ना, एक जाल की तरह। हाँ, चूहा को कैट, यहां भी आप कर सकते हैं चूहा, चूहे को जो है यहां से आप ले सकते हैं, चूहे को बिल्ली, बिल्ली, बिल्ली को बाज, ठीक, जंगली बिल्ली, बिल्ली को बाज। ऐसे भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मतलब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिली, हाँ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग एकदम, कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी, एक खाद्य श्रृंखला का कोई घटक दूसरी श्रृंखला का भाग हो सकता है, दूसरी श्रृंखला का भाग हो सकता है, गॉट इट। तो ये आप देखिए खाद्य जाल की संकल्पना, यहां तक आपको समझ जाना चाहिए। अब कहीं कोई संदेह तो नहीं है, कहीं कोई संदेह तो नहीं है, जल में भी ये बन सकता है। चलिए, तो आज हम लोगों का इतना ये टॉपिक, इसको बना लीजिएगा, मेहनत से एक बार बना लीजिएगा। आज जो है ये इतना टॉपिक अभी हम लोगों का, इसमें एक रह गया पिरामिड की संकल्पना, ये अभी रह गई पिरामिड की संकल्पना, हम लोग कल इसमें देखेंगे। तो आज काफी कुछ चीजें हम लोगों ने इसमें देख लिया, पढ़ लिया, बहुत काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, और यहां से प्रश्न बनते हैं, यहां से प्रश्न बनते हैं खूब, ठीक है ना। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, बहुत अच्छी बात, क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, समराइज करना अगर, तो हम लोगों ने क्या क्या किया, तो आप इसको समराइज कर सकते हैं। हम लोगों ने आज अनुक्रमण की अवधारणा, अनुक्रमण की अवधारणा पढ़ा। हम लोगों ने आज अनुक्रमण में प्राथमिक द्वितीयक, इसको भी आपने देखा, इसमें भी प्रकार में प्राथमिक और द्वितीयक पढ़ा। इसमें प्राथमिक समुदाय जो महत्वपूर्ण है, प्राथमिक समुदाय याद रखिएगा, प्राथमिक समुदाय और चरम समुदाय, क्लाइमेक्स कम्युनिटी का उदाहरण याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। यहां पारितंत्र की विशेषताएं, पारितंत्र की विशेषताओं से जुड़ा। इसके बाद पोषण स्तर, पोषण स्तर की संकल्पना, है ना। इसमें आपने उत्पादक, उपभोक्ता, खैर सब पढ़ ही लिया। इससे जुड़ी जो भी बातें हैं उसको एक एक करके देखा। उसके बाद खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, और यहीं आगे आपने लिंडमान का नियम भी देख लिया,
लिंडेमान का नियम भी आपने देख लिया, प्राथमिक द्वितीयक उत्पादकता भी देख लिया। तो ये तमाम सारे विचार आपने देखे पढ़े, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पूरा का पूरा एरिया है। आप अच्छे से इसको रिवाइज करते जाइएगा। कल फिर मिलेंगे हम लोग आगे। पहले ज्योग्राफी का सेशन आपका है 12:30 से, उसमें जो कुछ बचा हुआ है उसको आगे देखेंगे। पहले जलवायु, फिर उसके बाद फिर जलमंडल, सीधे आ जाएंगे जलमंडल पर। और यहां जो बचा हुआ सेशन, इसमें आगे अभी एक बहुत सारे सेशन हैं जिसमें अभी पिरामिड की संकल्पना जरूरी है, उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे एक एक करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। अब धीरे धीरे आप रात्रि होने वाली है तो उसका आनंद लीजिए और रिवाइज जरूर करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।